नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे पेट्रोल और डीजल की जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, आप देखिए किस तरह से खलबली जो है वो मचती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल ने लोगों के बजट पर अब धावा बोल दिया है। एलपीजी की वजह से भी आप देखिए लोगों की आवाज तो पहले ही यहाँ बुलंद देखी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नींद अब उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं अब सवाल ये निशान कमी जो कीमतें हैं उसमें भी बढ़ोतरी की वजह से यहाँ सख्ते में पूरी तरह से गरीब परिवार आते हुए नजर आ रहे हैं। मध्यम वर्गीय तबका भी पूरी तरह से यहाँ पर सख्ते में है और जम्मू कश्मीर में आज से नई कीमतें लागू हो गई है, जिसकी वजह से आप देखिए कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल अब जम्मू कश्मीर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर बड़ा धावा बोलता हुआ नजर आया। लेकिन आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, अब इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर गरीब और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो किस तरह से अपना कामकाज यहाँ पर करेंगे, घर परिवार को चलाएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें यहाँ पर बढ़ गई हैं उस पर अब थोड़ी सी मोहर लगना और साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपको ये बताना बहुत जरूरी कि काफी समय से जिस बात की संभावना जताई जा रही थी वो आज यहाँ पर हो गया है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है और कच्चे तेल में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से और यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसका अब ये असर देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल तेल के दाम बढ़ने के चलते ये पूरी तरह से आप देखिए हालात अब जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब से यहां कीमतें रोजाना बढ़ोतरी की भी और बढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी ज्यादातर बढ़ोतरी होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। जो आपको बताना यह भी बहुत जरूरी कि 137 दिनों के बाद ये एक बार फिर से दाम को यहां पर बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया गया है। इससे पहले 4 नवंबर को देश में ईंधन के दाम घटे थे और आज सुबह 6 बजे से ही नई कीमतें लागू हो चुकी है, जिसमें बार बार अटकलें ये लगाई जा रही थी कि युद्ध जिस तरह से छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसका असर कहीं ना कहीं देश में देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह से बढ़ते चले गए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हमारे साथ ऋतिका जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से आज सुबह ही देखा गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई, 137 दिनों के बाद ये कीमतें बढ़ी हैं और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते लोगों के बजट में गड़बड़ होने को जा रही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की मैं बात करूं इनमें बढ़ोतरी हुई है और इसी के चलते आपको मैं पुराने और नए रेट दोनों बताना चाहूंगी। पहले मैं बात करूंगी डीजल की। पुराने रेट 80 रुपये 32 पैसे जो पुराना रेट था डीजल का, और इसमें बढ़ोतरी जो है 84 पैसे की गई है। तो एट प्रेजेंट की मैं बात करूं, सुबह ही जो लागू किए गए शुल्क हैं वो 81.30 पैसे जो है डीजल के लोगों के लिए लागू करके बाहर रखे गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी पेट्रोल के पुराने और नए रेट। पुराने रेट की बात करूं 96 रुपये और 15 पैसे जो है वो इनका पुराना रेट था, और इसमें जो बढ़ोतरी की गई वो 96 रुपये एंड 98 पैसे जो है वो सीधे इन्होंने पेट्रोल में बढ़ोतरी कर दी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो गृहिणियों पे मार पड़ने वाली है महंगाई की, उसमें जरा ये समझाइए कि जो रेट्स आपने बताए हैं वो जम्मू कश्मीर के रेट्स आप बता रहे हैं? जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर के रेट मैंने आपको निकाल के बताए हैं, जो कि आज सुबह से ही लागू जो है लोगों पे कर दिए गए। और ऋतिका ये बताइए कि क्या किसी आम जनता से बातचीत करने की कोशिश की गई कि उनके बजट पर किस तरह से असर पड़ने वाला है? जी, लोगों से जब बात की तो लोगों के जो व्यूज निकल के आए हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। लोगों का कहना है कि उनके वेतन में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी जो है वो नहीं की गई, लेकिन महंगाई की मार जो है वो उन पे कर दी गई है। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमारी संवाददाता, जो बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं और जाहिर तौर पर जब रेट्स बढ़ गए हैं तो आम जनता की रसोई पर कितना असर यहाँ पर पड़ेगा ये भी बड़ा सवाल है। और पेट्रोल डीजल की प्राइस में जिस तरह से हाइक देखी गई है, अब गरीब लोगों की यहाँ पर किस तरह से हालात देखने को मिलते हैं, समस्याएं किस तरह से बढ़ जाएंगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। और इस बीच में मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो भी अपना काम किस तरह से करेंगे, घर परिवार किस तरह से चलाएंगे, ये भी बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। वहीं जम्मू के थोक और खुदरा व्यापारियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर खाने पीने के सामान पर भी पड़ गया है और इन लोगों के मुताबिक पहले ही खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से एक बार फिर से सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ये
थोक के ऊपर नहीं बढ़ा, ये सब चीज़ों के ऊपर बढ़ा है। लेकिन जो लोग माल बाहर से मंगवाते हैं उनमें किराए की बढ़ोतरी होगी लाजमी। वो जब एक ट्रक ओनर जो मालिक है वो उसका डीजल का रेट ज़्यादा दे रहा है तो जाहिर है वो आगे किराए बढ़ा के लेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 2-3 साल से हमारी हालत चल रही है व्यापार की, चाहे वो खुदरा व्यापार है, चाहे वो होलसेल व्यापार है, चाहे वो ऊपर के लेवल का व्यापार भी है, सबको तकलीफ रही है। और मैं समझता हूँ कि इस ऐसे मौके के ऊपर जब थोड़ा सा आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस तकलीफ से, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जाए, इसको ना बढ़ने दिया जाए, ताकि कोई ये असर किसी थोक वाले के ऊपर नहीं है सिर्फ सीधा, ये असर सीधा किसी छोटे दुकानदार के ऊपर नहीं है। ये जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं ये सीधा असर उनके ऊपर नहीं है, अल्टीमेटली ये जो इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका जो असर है वो कंज्यूमर के ऊपर है। डीजल बढ़ गया है। मैं समझता हूँ देखना ये है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से जब से शुरू हुई है और क्रूड ऑयल के जो रेट हैं 40% के तकरीबन बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब सरकार को ये देखना है कि उस पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें हैं वो कितनी बढ़ाती हैं और इसका असर आम आदमी के ऊपर कितना डालने वाली है सरकार। महत्वपूर्ण ये बात है। अभी कल का जो घोषणा की है 25 रुपये लीटर जो है इंटरनेशनल जो होलसेलर पर जो लागू किया है डीजल, जो बड़े बड़े कारखाने डीजलों से चलते हैं, उत्पादन जो है मैन्युफैक्चरिंग हम जो है वहाँ चलते हैं, इसका असर जो है मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर कास्ट जो है महंगी होगी तो फिर उनके रेट भी बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इसके अंदर में लाया गया बल्क परचेजिंग के अंदर, अगर ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो नेचुरली है हर एक आइटम के रेट जो है आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। मैं कहता हूँ इससे मार्केट में बड़ी सी हलचल मच जाएगी। जैसे आपको पता है चाय दूध पैकेट वगैरह और मैगी वगैरह आगे ही कंपनी वालों ने तेज कर दी है। अगर ये मेरा मानना है 25 रुपये लीटर ये मार्केट डीजल तेज होता है, इससे हर चीज़ में असर पड़ेगा। हर जिसमें तेल भी आएगा, सोयाबीन भी आएगा, रिफाइंड भी आएगा, रिफाइंड आटा भी तेज होगा, चावल, ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी होगी ये वो सारी तेज होगी। इससे आम आने वाले टाइम में आम पब्लिक को महंगाई का बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। और ये मैं कहता हूँ जैसे यूक्रेन और रूस की लड़ाई आपस में लड़ाई लगी है, इससे भी मार्केट में बड़ी हलचल है। अगर ये गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है 25 रेट बढ़ाने का डीजल, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में मार्केट में बड़ी ये महंगाई को हलचल पैदा करेगी। ये जो बादाम की गिरी 600 रुपये थी आज 640 रुपये हो गई है एक दिन में ही। ये असर देखो, हर चीज इतनी महंगी हो रही है, इतनी महंगी हो रही है। ये बोल रहे हैं आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, आम आदमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग थोक में जो डीजल में अगर महंगा लेंगे 25 रुपये लीटर, वो आगे भी तो उन्होंने महंगे किराया महंगा होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जो हमको सामान आएगा वो भी महंगा होगा, हर चीज उस पर लगेगा। ये मत कहो कि आम आदमी को नहीं फर्क, आम आदमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सियासी गतिविधियां वहां पर भी लगातार जारी हो चुकी हैं। आज का बड़ी अपडेट और पूरी तरह से आपको यहां पर मसौदा दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जम्मू के तमाम दलों के नेताओं ने बढ़ाई है यहां पर सियासी गतिविधियां। और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज विजयपुर का दौरा करेंगी और विजयपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट पीडीपी के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर पीडीपी लगातार अपना जनाधार बटोरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में आज क्या बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की तरफ से देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि आरएसपुरा के अंदर जब वो पहुंचती हैं तो वहां पर जिन्ना को लेकर बातचीत करती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच में आज जब विजयपुर के अंदर दौरा करेंगी तो किन मुद्दों को लेकर यहां सामने उतरने की कोशिश होगी, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि पीडीपी पार्टी जिस तरह से बिखरती हुई नजर आई थी और उसके बाद सेंटीमेंट्स की राजनीति को शुरू किया गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से और एक एक करके अपनी पार्टी को समेटती यहां पर चली गई है। लेकिन आज जब विजयपुर के अंदर पहुंचेंगी किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, इसी पर बातचीत करेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, लगातार आप देखिए महबूबा मुफ्ती जो है वो जम्मू के दौरे पर है, आरएसपुरा के अंदर पहुंचती हैं तो जिन्ना को लेकर बात करती हैं, आज महज विजयपुर का दौरा है, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर यहां बातचीत हो सकती है?
देखिए आज आपको बताते चले कि जिस तरह से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज सांबा जिला के बीजेपुर के दौरे पर है और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि लगातार इस समय सियासी हलचल तेज हो चुकी है और डिलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई उसके बाद लगातार ये अपना जनाधार बनाने में लगे हुए हैं तमाम नेता। और अगर पीडीपी को लेकर बात करें जो अपना जनाधार खोती हुई हमें नजर आई है, जो सिमटती हुई भी हमें नजर आई है, लेकिन ये किस तरह से अपने आप को कमबैक करवाएगी पार्टी, इसी को लेकर अगर महबूबा मुफ्ती को लेकर बात करें तो अब लगातार लोगों के बीच में जाकर पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। और महबूबा मुफ्ती जो कि लगातार सुर्खियों में रहती है, आए दिन पाकिस्तान के बोल बोलती हुई नजर आती है और यहाँ भी जो बातें ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ की जाएंगी, तमाम जो लोगों के साथ मुलाकात होगी तो सीधे तौर पर ये भाजपा को निशाना साधेंगी और जो 370 का राग है वो अलापती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस समय जो पार्टी की साख है वो बचना मुश्किल हो चुका है। खासतौर पर अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में जिस तरह से सेटबैक पार्टी को लगी है, उस सेटबैक से किस तरह से उभरना है उसी को लेकर तमाम ये कोशिशें जो पार्टी की तरफ से तेज की गई है कि लोगों के बीच में जाकर पैठ बनाई जाए। और अगर मैं सांबा जिला का आपको अपडेट कर रहा हूं कि आज सांबा जिला में ये विजयपुर के दौरे पर है तो यहाँ के तमाम सांबा जिला के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, लेकिन किस तरह से पार्टी ने कमबैक करना है इसको लेकर यहाँ पर मंथन करने की इनको काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिस तरह से ये पाकिस्तान के बोल बोलती है तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ जो लोगों का जनाधार बन पाएगा। अभी पीडीपी को देखिए पीडीपी को लेकर बात करें तो लोगों का गुस्सा इस पार्टी को लेकर साफ तौर पर नजर आता है कि जब बात देश हित की जाती है, जब बात राष्ट्र हित की जाती है तो ये क्यों जिन्ना का नाम लेती है, ये क्यों पाकिस्तान के बोल बोलती है। हर बार कहा जाता है इसकी तरफ से कि जो बात है वो होनी चाहिए पाकिस्तान से। क्यों होनी चाहिए पाकिस्तान से बात? क्या पाकिस्तान को नहीं लगता कि अगर सीज फायर का लगातार समझौता किया जाता है तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान खरा नहीं उतरता है? उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती लगातार ये इस तरह की बयानबाजी करती है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राष्ट्र के हित में बातें नहीं की जाती हैं। 370 का जो राग इनकी तरफ से अलापा जा रहा है, हालांकि ये मामला अब कोर्ट के अधीन है, लेकिन उसके बाद जब 370 को यहां जम्मू कश्मीर से हटाया गया, इसमें संशोधन किया गया तो कई लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से जब जिस जगह पर भी एक पब्लिक गैदरिंग को यहां एड्रेस करती है तो 370 इनको याद आ जाता है। ये वही महबूबा मुफ्ती क्या लगता है कि जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, ऋषि मेरी आवाज आ रही है? जी जी क्या लगता है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर है, बार बार उसका अराग अलापना कितना सही है और आम जनता को क्या इसमें बरगलाने की कोशिश हो रही है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं यही तो सेंटिमेंट्स हैं जिसको लेकर ये लगातार लोगों को जो अपने साथ जोड़ना चाहती है, लगातार उन्हीं चीजों को दोबारा से व्याख्यान इनकी तरफ से किया जा रहा है। जब बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है तो इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना मुझे लगता है किसी भी नेता के को लेकर बात करें तो वो ठीक नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो लोगों के सर आंखों पर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सियासत किस तरह से करनी है, सियासत में किस तरह से वोट बैंक को बटोरना है, तो मुझे लगता है कि ये महबूबा मुफ्ती की लगातार रणनीति हमें धारा 370 और 35 को हटाने का काम इन पार्टियों की तरफ से भी हो सकता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर सकती थी, पीडीपी भी कर सकती थी और कांग्रेस भी कर सकती थी, जो आज एक बार फिर से गुपकार गठबंधन के अंदर जाकर अराग अलापते हुए नजर आ रहे हैं कि धारा 370 और 35 की वापसी ये लोग करेंगे, यानी आम जनता को बरगलाने की कोशिश। क्या लगता है कि जब आप लोग यहां पर मेजॉरिटी में थे, जब सत्ता में थे, उस वक्त विधानसभा के अंदर 2/3 बहुमत से अपनी सहमति यहां पर दर्ज कराई जा सकती थी और इसे खत्म कराया जा सकता था। जो काम उस वक्त नहीं हुआ, जो उस वक्त नहीं हुआ तो आज कैसे होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आम जनता को क्यों आखिर बरगलाने की कोशिश। देखिए मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि अगर ये लोग चाहते तो 370 जैसा अभिशाप हटा सकते थे, महिलाओं को अधिकार दे सकते थे, यहाँ की बेटियों को अधिकार दे सकते थे, लेकिन नहीं किया। इस 370 की आड़ में, 35 की आड़ में ये लगातार अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहे और यहाँ पर जो अलगाववादियों का एक पनपना वो साफ तौर पर दर्शाता है कि 370 का यहाँ पर होना ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं लग रहा था। और जब 370 को संशोधन किया गया, 35 को हटाया गया, तो तब पूरे जम्मू कश्मीर की बात भारत के साथ होने लगी। भारत का अभिन्न अंग जो वो जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से हो चुका है, अब एक झंडा है। तो कहीं ना कहीं जब यहां पर ये 370 को हटाया गया, उसके बाद ये जो राजनीति इन नेताओं द्वारा की जा रही है, ये ओछी राजनीति हमें नजर आ रही है। वोट बैंक बटोरने का काम जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। जी
तो फिलहाल आपने देखा कृषि हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि पीडीपी पार्टी का लगातार दौरा जो है वो विजयपुर के अंदर है। महबूबा मुफ्ती आज यहां पर पहुंचने वाली हैं, लेकिन आज किन मुद्दों को लेकर यहां वो घेरने की कोशिश करेंगे केंद्र सरकार को, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार ये आम जनता को कह रही है कि धारा 370 और 35A की वापसी पर वो काम करेंगे, लेकिन एक सवालिया निशान जरूर यहां पर बन रहा है कि जो काम आप लोग अपनी सत्ता में रहते हुए कर सकते थे वो आज आप कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो जनता जनार्दन है वो बहुत अच्छे से जानती है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़गाम से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए बड़गाम में कश्मीर के जिस तरह से जल स्रोत हैं, यहां इसकी बात करना बहुत जरूरी है। बड़गाम में आज जल स्रोत में डूबने से 6 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई है और बड़गाम में आज यहां पर आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है और बचपन पर यहां भारी पड़ रही है अभिभावकों की लापरवाही। प्रशासन भी लगातार बच्चों का ध्यान रखने की अपील कर रहा है, लेकिन इस बीच में जब अभिभावक इसको लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर में जल स्रोतों में डूबने से आए दिन जाने गंवाए रहे हैं यहां बच्चे और बच्चों की जाने जा रही हैं। बड़गाम में आज जल स्रोत में डूबने से 6 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई है और बचपन पर जिस तरह से अभिभावकों की लापरवाही भारी पड़ रही है वो देखते ही बन रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़गाम से। अशरफ, क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखा जाए, लेकिन अभिभावक अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए आशा, आपको याद दिला दे, कल करीबन शाम 7:30 बजे के करीब जो है बड़गाम के गतपुरा इलाके में एक खबर सामने आई कि जहां पर एक नौजवान जो कि घर के बाहर था, गेट के बाहर था, तो कुछ नामालूम मुतबर्र वहां से गुजरे, उन्होंने गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद वो जख्मी हुआ। जख्मी की हालत में उसके मुकामी लोगों ने जो है अस्पताल ले जाने की कोशिश की, मगर वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कल रात भर उसको जो है बड़गाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा गया और बाद में उसका पोस्टमार्टम करने के बाद आज सुबह जो है उसको जो है सुपुर्द लहद कर दिया गया। मैं इस वक्त जल स्रोत में डूबने से मौत हुई है कि गोली लगने से? सवाल आपसे ये है कि बड़गाम में जल स्रोत में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। 6 वर्षीय ये बच्चा है, 6 साल की इसकी उम्र है। देखिए आशा, आपको बताते चले आज सुबह ये खबर आई कि कमालपुरा एरिया में 5 साल का बच्चा जो कि अपने घर से थोड़ी ही बाहर निकला था तो सामने में ही उनके दरिया गुजर रहा है, तो उस दरिया में उसको फिसलन होने की वजह से वो उस दरिया में डूब के उसकी जो जान चली। ये सबसे बड़ा यहाँ पर ये सवाल है कि जो बच्चा था वो घर से जब निकला तो दरिया सामने में था, वहां पर क्या करने गया था, कैसे उसकी वहां पर फिसलन हुई, इस बारे में भी जिला प्रशासन ने कोई सवाल का जवाब भी नहीं दिया और ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रेस नोट आया है कि आखिरकार वजह क्या। और हमने कोशिश की उनके घर वालों से बात करने, उनका ये कहना था कि बच्चा जो घर के अंदर था तो घर के बाकी जो फैमिली मेंबर थे वो भी घर के अंदर थे, तो बच्चा अचानक गेट के बाहर निकलने के बाद सामने में दरिया है तो उसकी फिसलन होने की वजह से वो उस दरिया में डूब जाता है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिसलन होने की वजह से बच्चा जो है वो यहां पर फिसल गया और दरिया में गिर गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि लगातार बच्चों का ख्याल यहां रखा जाए, लेकिन अभिभावक कहीं ना कहीं ख्याल रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे और बाड़ी ब्राह्मणा के सिडको चौक में पेश आए सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि यहां महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल पर सवार ये लोग यहां इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जा रहे थे और इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया है और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में पहुंचाया गया है और पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मनगरी कटरा में अवैध रूप से चल रही निजी वैन ऑटो चालकों के पेट पर अब कहीं ना कहीं लात बजती हुई नजर आ रही है। बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ने वाली इन निजी वैन के जो घोरक धंधे हैं उस पर रोक लगाने के लिए ना तो यातायात विभाग और ना ही ट्रैफिक पुलिस कोई कदम उठा रही है, जिससे ऑटो चालक फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं और ऑटो चालक लंबी लंबी कतारों में लगकर सवारियों का इंतजार करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। ऑटो चालकों ने प्रशासन पर इस घोरक धंधे पर रोक लगाने की
की मांग की ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके। ये जो अवैध रूप से बैनें वगैरह चल रही हैं जिनके परमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमें 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हमें यही परेशानी आ रही है सर कि हम काम नहीं कर पा रहे, सही ढंग से सवारी नहीं ले पा रहे हैं। वो बैंड वाले ले जाते हैं 300-300 के चक्कर। ये हमारी पूरी चेकिंग करते हैं, उनको कोई पूछताछ कुछ नहीं करता है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको पूछना चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए, उनकी परमिट वगैरह जो है उनको चेक करना चाहिए, जिन होटलों पे हैं वो चलनी चाहिए, और जो नहीं है सर तो हमारा भी देखिए, आप खुद देखते हैं कितनी दिन लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। ये हमारे को ये परेशानी आ रही है, हमारी ऑटो की लाइन कितनी दिन लंबी लगी रहती है, हमारे को सवारी नहीं मिलती है। ये कटरा की बैंडें चल रही हैं जो इनके कोई परमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, परमिट के बिना 300 का चक्कर लगाते हैं। ये ऑटो वालों को सवारी नहीं मिलती है, कार्ड दे देते हैं उनको। ये बोलना होटल की गाड़ी है, ये हम होटल में जा रहे हैं, 300 का फेरा लगाते हैं हम, ऑटो वालों को कोई सवारी नहीं मिलती है। देखो कितनी लंबी लाइन लगी है अभी भी, और बैना भर भर के जा रही है नीचे से, इनको कोई पूछता नहीं है। हम सवारी बैठा के जाते हैं, हमारे को नाके पे रोक के चलान कर देते हैं। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से हमारे को चलान हो रहे हैं, 2-2, 3-3 चलान गाड़ी में पड़े, पूरी गाड़ी में 3-3 चलान पड़े हुए हैं अभी भी। परेशानी आ रही है सर, हमारा तो 1-2 चक्कर लगते हैं सिर्फ। हम 105 का फेरा लगाते हैं, बैंड 6-7-10 सवारियां बढ़ा के 300 का फेरा लगाती है। हम 3 सवारी लेके जाते हैं 105 में, हमारे को वो भी नहीं लेने देते। सुरनकोट के वार्ड नंबर 11 में स्थानीय लोगों ने चोरी के प्रयास को विफल करते हुए चोर को रंगे हाथों दबोच लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने जब यहां देखा है तो एक चोर छत से सामान लेकर जा रहा था और इसी दौरान उन्होंने उसे दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने एसएसपी पुंछ से अपील की है कि पकड़े गए चोर के अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। तहज्जुद की नमाज में पढ़ रहा था, बैठा हुआ था, मैं जिक्र कर रहा था, तो मुझे आवाज़ आई, मैडम मनीबा जी मुझे बुलाने लगे, मेरी मिसेज का नाम लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इस तरह कोई चोर पकड़ा है इधर पीछे तायर के मकान में, तो चोर पकड़ा है। तो मैं वहाँ से मैं भी फटाफट में निकला, मैंने जिस तरीके से मैं निकल के आया, बाहर में आया, यहाँ पर पहुँचा। ये मेरी बच्ची का मकान है इधर, ये मेरे भाई का अहमद रज़ा का है साथ में मकान। तो जिस वक्त मैं इधर पहुँचा तो इस वक्त इन्होंने ये साध्वी एक आदमी को पकड़ा, ये पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जी कि वो जो इन्होंने बताया कि ये एक आदमी इस तायर के मकान से ऊपर से आया, उसको आवाज़ आई अंदर छत से ऊपर, बच्ची मेरी कह रही थी कि ऊपर से आवाज़ आई कि ये चलने की आवाज़ आई। तो मैंने उस तायर साहब को कहा कि कोई चलता है, वो निकले बाहर। तोड़ते किस चीज़ से ताला? वो बाहर निकला ना जो ही, तो कहते हैं जैसे ये आपको इन्होंने बताया भी होगा, तो वो निकला बाहर जो ही, तो फिर देखा इस लेंटर पे आया हुआ, यहाँ से पकड़ा, फिर अहमद को भी। तकरीबन 4:30 की बात है कि एक आदमी यहाँ से ऊपर से आया और सीधा आ गया, इस घर में आकर घुस गया। और 2 हफ्ते पहले यहाँ से एक बैटरी भी चली गई और 5 किलोवाट का भी एक ट्रांसफार्मर भी चला गया। तो उसी के पीछे इन्वर्टर रह गया था। अब इन्वर्टर के लिए ये आदमी आ गया और सीधा ऊपर से आया नीचे और इन्वर्टर उठाया, और इन्वर्टर उठाकर और सीधा यहाँ से इसने नीचे रखा, वो भी रस्सी के जरिए यहाँ से यहाँ रखा इसने। और इतने में ये पड़ोसी थे तायर मास्टर तायर साहब, इन्होंने क्या किया कि इनको पता चल गया, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसे आदमी इनके घर में को घुस गया है तो आ जाओ। जब तक मैं भी इधर से निकलता अब ये जा ही रहा था तो हमने पकड़ लिया, तो छत पे हमने जाकर पकड़ ही लिया इसको। और फिर इसको किस चीज़ से ये तोड़ते हैं? तोड़ते किस चीज़ से ये ताला? एक बहुत ही अच्छी राड है और वो पता नहीं कहाँ की राड है, वो हमने दे दी है पुलिस वालों को हमने दे दी है वो राड भी, और हमने फ़ोन भी ले लिया। और फ़ोन एक आदमी इसका फ़ोन कर रहा था पीछे से, क्या काम हो गया है। मैंने कहा उसको फ़ोन मेरे पास था, मैंने कहा हो गया बस, उसने बंद कर दिया कि शायद। तो जम्मू से सटे गाड़ीगढ़ में यहां लोगों को रोड की खस्ता हालत को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ीगढ़ से लेकर यहां जीवन नगर तक सड़क की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि इस पर गाड़ियां चलना भी अब मुश्किल हो गया है। रोड की खस्ता हालत होने के कारण आए दिन वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिससे इन लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इन लोगों ने उपराज्यपाल, प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द इस पर संज्ञान लेने की बात कही और उनका यह भी कहना था कि अगर यहां संज्ञान नहीं लिया जाता है तो वह लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द रोड की मरम्मत की जाए।
मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मैं यही लोअर गाड़ीगढ़ की निवासी हूँ। ये आप देख रहे हैं पीछे मेरा घर है और आप रोड की कंडीशंस देखिए। मुझे डिस्क प्रॉब्लम है और यहाँ पे मेरे जैसे और कई लेडीज हैं जो स्कूटी ड्राइव करती हैं और रोड तो है ही नहीं। रोड के नाम पे हर बार इलेक्शंस होते हैं और ये कहा जाता है रोड बनेगी, ये होगा वो होगा। अभी ये लिंक रोड है जो गंग्याल और उस सबको टच करती है और रोड की हालत देखिए क्या है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार इलेक्शंस में हमें अच्छी से अच्छी रोड प्रोवाइड की जाए और ऐसे नहीं कि ठेकेदार रोड तो बनाते हैं, वो मुश्किल से 2 या 3 महीने जून जुलाई में हर बार यहाँ पानी चढ़ता है। ये पास में ही नाला है और रोड की बुरी हालत हो जाती है। तो इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी इन सब से, अगर इलेक्शंस के टाइम पर रोड बनती है तो यहाँ जल्दी से जल्दी पहले तो ये रोड बनाई जाए और अच्छी रोड बनाई जाए, सो दैट हम लोग जो यहाँ के, ये देखिए पास कितने सारे मोहल्ले, रोई लगता है आगे, ये बावलियाना लगता है आगे, लोअर गाड़ीगढ़ लगता है, इवन यहाँ SDM ऑफिस है और मैं हैरान हूँ कि SDM सर भी देख के इसी टूटी हुई रोड पे वो भी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। इस करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये रोड बनाई जाए क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे लेके हम लोग जाते हैं अपने स्कूटियों पे और रोड की हालत देखिए क्या है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर और PWD डिपार्टमेंट से अपील करते हैं और मीडिया के माध्यम से इनको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, जो गाड़ीगढ़ से रोड बाया निकलता है दड़प और इसके साथ कयुआनी और जीवन नगर को मिलता है, इस रोड की बहुत ही खस्ता हालत है और आए दिन कोई ना कोई हादसा रहता है। हमने इसके बारे में आगे ही मीडिया के माध्यम से काफ़ी बार बात की इन पर, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर और खासकर PWD डिपार्टमेंट जो इस वक्त रोडों की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा उन पर है, हम इस पर ध्यान उनका आकर्षित करना चाहते हैं। ये रोड बनाया था उन्होंने आज से 1.5 साल पहले, लेकिन वो कुछ चंद दिन ही चला, लेकिन उसके बाद अभी पैच वर्क तक भी नहीं हुआ। जहाँ से रोड टूटा है या खड्डे हुए हैं उनको अच्छी तरह से रोड को मरम्मत किया जाए। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहते हैं कि इस तरफ जो बाया गाड़ीगढ़ से होते हुए 3-4 रास्तों को मिलता है, कयुआनी को ही मिलता है, गाड़ीगढ़ अपने जीवन नगर को मिलता है और दड़प को, और आए दिन लोगों की अफजाई आती रहती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो कि कल को जिससे PWD डिपार्टमेंट के खिलाफ लोगों का रोष जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।